कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल जैसे मैंने आप लोगों से बात करी थी कि मैंने एक हफ़्ता पहले ये यहाँ से यूज सियाज परचेज़ की है डायरेक्ट ऑनर से। अभी तक का तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और जो 8-10 साल में मैंने 3 जो कार यूज़ कार्स परचेज़ की है उसमें एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लेकिन अगर एक मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि शायद मैं कभी भी नहीं भूलूँ। और जो भी बंदा, जो भी कोई दिल्ली एनसीआर में किसी भी डीलर की वीडियो देख के या उससे कोई भी कार परचेज करने के बारे में सोच रहा है तो वो इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखे जहाँ पे मैंने धोखा खाया था। तो अगर मैं बात करूँ उस एक्सपीरियंस में, तो 2020 में मैंने ये गाड़ी परचेज की थी, मारुति सुजुकी की एस-क्रॉस। और अगर मैं उस गाड़ी के फीडबैक की बात करूं तो इंजन वाइज वो एक नंबर गाड़ी है। मतलब आज भी अगर आप मारुति की अगर उस रेट में अगर मैं बात सेकंड हैंड यूज कार में मार्केट में बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट कार्स आई वुड स्टिल से। बिल्ड क्वालिटी वाइज देख लो, आप इंजन वाइज देख लो, माइलेज वाइज देख लो, कहीं पे भी आपको वो धोखा नहीं देगी। तो पर उसमें हुआ ये था कि जब मैंने गाड़ी को परचेज की थी डीलर से, तो जब वो पहले आई थिंक 6 महीने उसको मैंने कागज ट्रांसफ़र के लिए पैसे भी दिए हुए थे। जो टोटल अमाउंट पे किया था उसको, उसमें इंक्लूडिंग था सब पेपर ट्रांसफ़र, मेरे नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र होना, मैंने उसको जो भी प्रूफ उसको चाहिए थे, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थे, वो मैंने उसको प्रोवाइड करवा दी थी। 6 महीने हो गए, 8 महीने हुए, लगातार मैं उससे फॉलो अप करता रहा कि कार का क्या है सीन, ट्रांसफ़र कब होगी ये वो। तो वो बहाने मारता रहा कि नहीं, एक्सक्यूज़ हर बार की, आज आरटीओ में हो नहीं रहा काम, अभी स्लो चल रहा है कोविड के टाइम की वजह से, ये है वो, तो ऐसे ही चलता रहा। 8 महीने बाद जाके मुझे पता चलता है कि इस गाड़ी पे एक एनओसी इश्यू हुई है 2020 में मेरे परचेज से लेने से पहले, जो कि निकली हुई थी दिल्ली से ही जम्मू के लिए। और उस एनओसी को उसने कैंसिल नहीं करवाया हुआ था, और वो कैंसिलेशन सिर्फ आरटीओ से ये लिख के आया हुआ था कि दिस एनओसी हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन दिस जम्मू एंड कश्मीर आरटीओ एंड दैट इज इट। तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है एज पर द प्रोसेस, वो जो जम्मू आरटीओ से या जिसमें भी आपकी एनओसी इशू हुई है जिस स्टेट के लिए भी, उस आरटीओ को लिख के देना पड़ता है कि हाँ जी ये हमारे यहाँ पे एनओसी यूज़ नहीं हुई, तब जाके वो स्टेट, जिस स्टेट से इशू हुई है वहाँ से वो कैंसिल होती है। लेकिन उस इतना सिंपल प्रोसेस भी नहीं है, ये लंबा एक प्रोसेस होता है। और अगर मैं क्योंकि उसमें 3 महीने से 6 महीने से ज़्यादा हो चुका था टाइम, तो उसको कैंसिलेशन के ही कम से कम वो 50,000 पे 40-50,000 पे उसका कॉस्ट आ रहा था ट्रांसफ़र का, कैंसिलेशन का। और ऊपर से दिल्ली में डीजल BS4 के लिए तो पिछले 5-7 साल से वैसे ही बहुत सारे ये चीज़ें चल रही है, ट्रांसफ़र में दिक्कत, ये परेशानी वो परेशानी, तो वो सब उसमें उसका पार्ट था। जब मैंने ये उस डीलर से बार बार ये फॉलोअप किया कि ये क्या है, कैसे है, क्यों नहीं हो पा रहा है, फिर अल्टीमेटली मैंने अक्खा खार के उससे सारे डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए और अपने एंड से मैंने ट्राई किया कि हो जाए ट्रांसफ़र। मैंने उसके बाद जो मेरे नोन में जो आरटीओ के बंदे थे उनसे चेक किया, तो हर किसी का यही कहना था। 2-3 को मैंने डॉक्यूमेंट भी दे दिए सबमिट, उन्होंने आरटीओ में भी सबमिट किया, लेकिन वो कार ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। अल्टीमेटली थक हार के फिर मैंने 3-4 साल जब ये, और एज पर दी प्रोसेस तो आपको 3 महीने में, वो 2-3 महीने, 15-20 दिन में, 1 महीने में गाड़ी ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, फर्स्ट ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें जो भी चक्कर था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो वो नहीं हो पा रही थी। 4 साल बाद, 3-4 साल बाद फिर जब मेरी उससे बात हुई, लगातार बीच बीच में उसमें टच में रहता था मैं उस बंदे के, डीलर के, तो ऑनर को भी मैंने ये बात बताई जो फर्स्ट ऑनर था, लेकिन उसने भी ऐसे इग्नोर ही किया कि मैंने गाड़ी दे दी है, अब आप उससे बात करो। हालांकि वो कार अभी भी वो फर्स्ट ऑनर के नाम पे ही चल रही थी, तो बाय एनी चांस अगर कुछ भी हो जाता तो उसके लिए फिर हम सब फंसते, क्योंकि वो ऑनर ने भी ट्रांसफ़र नहीं करवाई, डीलर ने भी नहीं करवाई, और मेरे नाम पे वो सिर्फ एक आप कह लो कि जो ट्रांसफ़र रिसीट उसी के नाम बेसिस पे चल रही थी गाड़ी वो रोड पे। तो 3-4 साल में मैं फॉलोअप करता रहा, वो हर बार यही कहता कि मैं नहीं करवा सकता, मैं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और वो इस चीज़ को लेकर भी मान गया कि उसने एनओसी वाली बात ये जो थी ये मुझसे छुपाई जब उसने गाड़ी दी थी मुझे। ये चीज़ को लेके फिर मैंने अल्टीमेटली एक लीगल एक रास्ता चुनने का डिसाइड किया, जहाँ पे मैंने फिर उसी पुलिस स्टेशन जो उसका, जिस एरिया में वो उसका डीलरशिप का ऑफिस था, उस एरिया में जाके फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, रिटर्न कंप्लेंट दी उनको, जिसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा।
वो उसमें हुआ, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार के फिर वो 4-4.5 साल गाड़ी मेरी ऐसे ही चलती रही, चलाता रहा मैं उसको, और चलान जो भी इशू हुए सब कुछ फर्स्ट ऑनर के नाम पे ही वो गाड़ी थी आरटीओ में आज भी। फिर थक हार के फिर अल्टीमेटली एक बंदे को कोई डीलर, मैंने OLX पे डाली, एक बंदे का कास्ट 24 वालों से बात की, कास्ट 24 वाले बोले हम अपने आप करवा लेंगे, आप मैंने गाड़ी वो 4 लाख की परचेज की थी, आप हमें 1-1.5 लाख में दे दो। मैंने मना कर दिया उसको देने के, लेकिन और दिल्ली में वैसे भी डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, तो मेरे पास 4-5 महीने ही थे सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि फेब 2025 तक उसके टायर भी चेंज हो जाने थे। 4 साल चल चुके थे जो कि टायर फेब 2025 तक, तो टायर भी चेंज होने थे उसके अलावा उसमें जैसे मैंने बताया रस्टिंग की भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। इंजन तो हालांकि उसका 1 नंबर था अभी भी, और ये उसमें जिसको मैंने सेल आउट करी उसने भी मुझे चेक करके बताया कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और भी बहुत सारे कॉस्ट उसमें आने लग गई थी। फिर मैंने एक और OLX पे ही एक डीलर से बात चल रही थी, तो उसको फिर मैंने ये गाड़ी 1,80,000 के आसपास में सेल आउट कर दी। तो मोटा मोटा मतलब 4-5 साल गाड़ी की ऑनरशिप में मुझे, जहाँ मैंने 4 लाख की ली थी वो, तो रनिंग कॉस्ट को अगर मैं निकाल दूँ ज़्यादा, उसमें मेरे को जो इंजन वाइज कोई खर्चा कभी नहीं आया, मोटा खर्चा जिसको बोलते हैं हम, तो कंफर्ट उसमें माइलेज कभी भी कोई इशू भी नहीं था। तो 4 लाख चलाने, आई थिंक 70-80 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद 4 लाख में ली हुई गाड़ी फिर मैंने वो 1,80,000 में बेच दी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दिल्ली NCR में जब भी आप किसी डीलर से गाड़ी लो, तो आपको गाड़ी में, कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को चेक ना करें कि हाँ चलो गाड़ी, जैसे मैंने किया कि मैकेनिक से तो चेक करवा ली, सब कुछ चेक करवा लिया, लेकिन RTO के डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक नहीं किए, और उसने मुझे बोल दिया कि हाँ मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा कुछ, तो ये समझ लिया कि हाँ भाई ठीक है चलो सब ठीक ही होगा। पर बाद में जब ये चीज़ें निकल के आई, तो ना तो वो डीलर ने आगे आके कुछ किया, ना ही किसी और ने किया, तो वो तो लकीली मेरी गाड़ी बिक गई, और आज वो ट्रांसफ़र होने के लिए पता नहीं कैसे उसने किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र के लिए वो इनका जुगाड़ होता है पीछे से, तो वो डीलर ने भेज दिया। लेकिन जब आप ऐसे ही किसी चक्कर में फंस जाते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो जब भी आप गाड़ी परचेज करो किसी भी दिल्ली NCR में या कहीं से भी स्टेट, सबसे पहले परिवहन जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे जाके उस गाड़ी के ऑनरशिप, उस गाड़ी का इंजन नंबर मैच करो, उस गाड़ी का चेसी नंबर मैच करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई NOC वगैरह उस पर इशू ना हो, क्योंकि अगर वो काम होता है दिखने में तो वो छोटा लगता है, लेकिन जब आप करवाने जाते हो तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और बहुत सारी अलग चीज़ें निकल के आती हैं वहाँ। सेकेंडली, जब भी आप कोई गाड़ी परचेज करो किसी भी डीलरशिप से स्पेसिफिकली, तो अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है, तो जैसे इंजन में क्या देखना है, कैसे देखना है, कितना खर्चा आ सकता है, सबसे बेस्ट है आप मैकेनिक के पास लेके जाओ गाड़ी, या मैकेनिक को अपने साथ लेके जाओ। अभी मैं आपको इसका एक और फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन बताता हूँ कि जो मैंने अभी रिसेंटली ये किया, कि जैसे लेट सपोज कोई गाड़ी जो आप परचेज करने के लिए देख लो, मान लो मुझे पसंद आ गई, पार्टी की गाड़ी है कोई, मैंने फर्स्ट विजिट में अपने आप देख ली। सेकेंड विजिट में मैं क्या करता हूँ कि किसी कास्ट 24 में एक फ्री इंस्पेक्शन में मैंने बुक कर ली, गाड़ी का नंबर डाल के, या RC से चेसी नंबर उसमें चाहिए होता है, लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ द चेसी नंबर। तो मैंने वो फिर एक फ्री इंस्पेक्शन बुक कर ली कास्ट 24 से, और उसको वहाँ पे जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ही बुला लिया उस टेक्नीशियन को, वो इंजीनियर को। वो सब कास्ट 24 का जो एग्जीक्यूटिव वो वहीं पे आएगा, गाड़ी चेक करेगा, और आपको सारी तसल्ली से एक चेक पॉइंट होता है उनका कि भाई क्या है, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस गाड़ी की फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है उस टाइम पे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं अगर आप किसी मेट्रो सिटी में या फिर कहीं पे रहते हैं। अगर किसी मतलब Tier 2 सिटी में रहते हैं तो आप डेफिनेटली एक लोकल एक मैकेनिक को लेके जा सकते हैं, या उसके पास गाड़ी दिखा सकते हैं, और जो कि थोरली उसको चेक कर ले। तो आप जब ये कंफर्म तसल्ली हो जाए उसके बाद ही आप गाड़ी परचेज करें उसमें, क्योंकि क्या होता है जब भी आप चाहे न्यू कार परचेज करने जाओ या यूज कार परचेज करने जाओ, अगर आप कहीं पे देखने चले गए तो बहुत बार ऐसा होगा कि वो गाड़ी की कंडीशन ऊपर से ऐसी बना रखी होगी कि जहाँ पे आपको सोच के लगेगा कि ये इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती,
अगर किसी को गाड़ी ज़्यादा मतलब पहचान में नहीं है तो आप कन्विंस हो जाओगे वो परचेज़ करने के लिए। और ऊपर से आपसे वो प्रेशर बनाया जाएगा कि यार हमने तो 4 टोकन दे रखे हैं, वो बंदा आ ही रहा है, बस अभी गाड़ी लेके चला ही जाएगा, आप हमें अभी बता दो नहीं तो ले जाएगा। तो आपको मेंटली थोड़ा सा एक प्रिपेयर किया जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी कार परचेज़ कर लो उनसे। सो इन चीज़ों से बचने का सोल्यूशन यही है कि नंबर 1, कार परचेज़ करने में या कभी भी कोई ऐसा व्हीकल जब भी आप परचेज़ करो, स्पेशली यूज कार, कभी भी जल्दी मत करें। और मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से दूसरी स्टेट से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो डीलर ले लो या फिर लोकल बंदे पर्सनल यूज़ के लिए दूसरे स्टेट से आके दिल्ली एनसीआर से गाड़ी परचेज़ करते हैं, जिसका क्या नुकसान होता है फिर कि आप अपने स्टेट में लेके जाओगे तो बार बार तो आप चक्कर लगाओगे नहीं यहाँ पे उस डीलर से, फ़ोन पे आपकी बात वो सुनेंगे नहीं। तो इसलिए सबसे बेस्ट उसमें ये है कि आप जब आओ पूरा एक ये मन बना के आओ कि जब तक मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं 1 रुपया भी नहीं दूँगा। ऐसा नहीं है कि वो जो गाड़ी आपको पसंद आई है सिर्फ एक ही वही मिलेगी और आपको कोई और अच्छी कार मिलेगी। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप पूरा से पहले आरटीओ में उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करो, उसके बाद कार की वैल्यूएशन करवाओ, उसके बाद कार के मैकेनिक से दिखवाओ, और फाइनली जब आप हो जाए तब जाके फिर आपको परचेज करने का प्लान बनाओ। जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो कार तो चलो मेरी वो निकल गई, लेकिन उसके बीच में जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई, जो हरासमेंट फेस हुई, उसका कंपनसेशन कोई भी नहीं कर सकता। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो आज भी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर से गाड़ी लेनी है या किसी डीलर से परचेज करनी है, स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर में। सो 4 पैसे बचने के चक्कर में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप उल्टा फंस जाते हो वहाँ पे। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर हो, फेस कर चुके हो दिल्ली एनसीआर में किसी डीलर के साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ ही मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों को। ये सारे जो यहाँ पे मार्केट्स में जो बहुत अलग तरह के जो स्कैम चल रहे हैं जिसको बोल सकते हैं, तो मिल के और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा अपनी एक्सपीरियंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ये वीडियो मैक्सिमम। और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।